हेलो, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस। और रिलेशंस पढ़ने से पहले हमें जानना होगा ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमें जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो शुरू करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। मान लीजिए ए और बी ये आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक एलिमेंट जो इस फॉर्म में है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने दो एलिमेंट्स को लिख लिया। पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है। इस प्रकार जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स listed in a specified order। यहाँ डेफिनेशन में आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है, स्पेसिफाइड ऑर्डर और पेयर एंड लिस्टेड। अब देखिए डेफिनेशन कहती है ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी दो वस्तुओं का जोड़ा। लिस्टेड लिखा गया है। इन ए स्पेसिफाइड यानी एक फिक्स ऑर्डर, एक फिक्स क्रम में यानी पूर्व निर्धारित क्रम में उनको लिखा गया है। कुल मिला के बात यह है उनकी पोजीशंस फिक्स कर दी गई है। पहली पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, किस सेट का आएगा, और दूसरी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, किस सेट से आएगा। अब ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला एलिमेंट हमने सेट ए से लिया है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया है। इसको बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट और इसको बोलेंगे सेकंड एलिमेंट। अब हम ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आपके पास ए बी और एक ऑर्डर्ड पेयर है बी ए। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है? नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है ए और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर है बी। और क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन का ही महत्व है, वहाँ पोजीशन स्पेसिफाई कर रखी हैं, पूर्व निर्धारित कर रखी हैं, बता रखी हैं, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर दे दिए जाएं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, तो इस बात से हम क्या समझेंगे? इस बात का ये मतलब होगा, यहाँ कंडीशन लगेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ की अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, इट मीन्स पहले ऑर्डर्ड पेयर का और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बराबर होगा ए बराबर में सी, और पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। इट मीन्स अगर a इक्वल टू सी है और b इक्वल टू d है, तो इस चीज़ से ये इम्प्लीकेशन आएगी, हम ये मतलब निकाल पाएंगे कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल टू सी डी दे रखा है तो हम ये बात तय कर पाएंगे कि पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का भी पहला एलिमेंट आपस में बराबर है। इसी प्रकार से पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट आपस में बराबर है। अब हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने से पहले हमारे पास जो कंडीशन है, ए और बी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किसी से डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। और ये होती क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं
और ऑर्डर्ड पेयर्स भी किस प्रकार से, सच दैट A belongs to A and B belongs to B। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स such that ऑर्डर्ड पेयर्स आपके कैसे रहेंगे, ए और बी टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। दूसरी बात, ऑर्डर्ड पेयर इस हिसाब से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा। ये किस केस में होगा, जब आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी क्रॉस ए डिफाइन करें तो क्या होगा, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा बी और ए सच दैट B belongs to B and A belongs to A। यानी कि अगर B क्रॉस A को हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट B से होगा और दूसरा एलिमेंट सेट A से होगा। तो ये थी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर हमारे पास if A not equal to B then A cross B will not be equal to B cross A। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर A और सेट B इक्वल नहीं है तो A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास A क्रॉस बी आपका नल सेट या एम्प्टी आ सकता है। ये किन केसेस में आ सकता है, या तो आपका सेट ए एम्प्टी हो जाए या आपका सेट बी एम्प्टी हो जाए या फिर दोनों के दोनों ए और बी आपके एम्प्टी हो जाए, बोथ एम्प्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ए क्रॉस बी की है कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जितने ए में एलिमेंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे जितने एलिमेंट्स बी में होंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी, और सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो हमारे पास और ऑर्डर्ड पेयर भी किस प्रकार से आएंगे, अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। तो हम देखते हैं, ए पहला एलिमेंट सेट ए से लिया, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया, A1। अगला ऑर्डर्ड पेयर आएगा A2, अगला ऑर्डर्ड पेयर आएगा A3। उसके बाद अगला ऑर्डर्ड पेयर आएगा B1, B2, B3। ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट आ गया है। और हम यहाँ देखते हैं इस ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम यहाँ देखते हैं ए के अंदर
6 एलिमेंट आए हैं। ए के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे, बी के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, और क्लियरली हम देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर एन ए इंटू एन बी दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब आ गए हैं हम रिलेशन पर। ए और बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की है उसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स का कोई भी सबसेट हम उठा लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन को कैसे, रिलेशन ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ ए हमारी कहलाएगी डोमेन ऑफ आर, दैट इज डोमेन ऑफ रिलेशन, और बी हमारा कहलाएगा को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब चलते हैं रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आर एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो और एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग करता है, तो हम इसे पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B, और लिखेंगे कैसे, A R B, दैट इज A इज रिलेटेड टू B। अब देखते हैं सेट A के अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर mn, यानी 2 की पावर में हम क्या कर देंगे, जितने एलिमेंट्स सेट A के अंदर थे मल्टीप्लाइड बाय जितने एलिमेंट्स सेट B के अंदर थे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A टू सेट B 2 रेज़ टू पावर mn। रिलेशन के एग्जांपल्स, मान लीजिए रिलेशन R डिफाइन किया गया है हैज़ इट्स स्केयर फ्रॉम n टू n, यानी नेचुरल नंबर के सेट हैं हमारे पास n, और रिलेशन डिफाइन किया गया है हैज़ इट्स स्केयर, तो 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। तो हम कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 2 4 3 9, और इसको सेट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ रिलेशन हमने डिफाइन कर लिया, आई इज़ फादर ऑफ, तो नरेंद्र रिलेटेड टू मनीष, अरुण रिलेटेड टू आरव, रामबीर रिलेटेड टू दीपांशु, यानी कि नरेंद्र और मनीष के बीच में रिलेशन क्या है, इज़ फादर ऑफ, नरेंद्र इज़ फादर ऑफ मनीष, अरुण इज़ फादर ऑफ आरव, रामबीर इज़ फादर ऑफ दीपांशु। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे नरेश, अमित, अरुण, आरव, रामबीर, दीपांशु। तो पहला रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन के लिए ए कोई भी सेट है, और हम जानते हैं एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट रिलेशन के क्राइटेरिया को तो क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि 5 विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया है, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का कोई भी एलिमेंट ए के बाकी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन में ना हो, इज़ नॉट रिलेटेड, उनके साथ रिलेटेड ना हो। और वॉइड रिलेशन आपका सबसे छोटा रिलेशन होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं वॉइड रिलेशन के। सबसे पहला एग्जाम्पल है नंबर ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट इन ए गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज़ को एडमिशन मिलता ही नहीं, तो ये सेट आपका क्या रहेगा, एम्प्टी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ए है 1 2 3 4, और हमने रिलेशन डिफाइन कर लिया ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो इन 4 नंबरों में से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी नंबर का पेयर ऐसा नहीं है कि जिनका डिफरेंस करें तो 10 आए। तो यहाँ भी आपका रिलेशन क्या रह जाएगा, वॉइड रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा, क्योंकि कोई भी पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेकेंड रिलेशन है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। हम जानते हैं हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो रिलेशन का क्राइटेरिया तो क्वालिफाई कर लिया। अब यूनिवर्सल रिलेशन है क्या,
each element of set A is related to every element of set A. A का प्रत्येक एलिमेंट बाकी अन्य एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन आपका लार्जेस्ट रिलेशन होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ 2 men लेस देन 2 meters। 2 व्यक्तियों की लंबाई का अंतर 2 मीटर से कम होगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सेट ए ले लिया 2 3, तो हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर 2 2 2 3 3 2 3 3, यानी ये जो रिलेशन है इसमें प्रत्येक एलिमेंट बाकी अन्य एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, खुद से भी रिलेटेड है और दूसरे से भी। हम देखते हैं 2 रिलेटेड है 2 से, खुद से रिलेट हो गया। 2 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से। इस अगला रिलेशन है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? ऑर्डर्ड पेयर ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। प्रत्येक एलिमेंट ए का खुद के साथ ही जुड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही जुड़ेगा। ओनली पे यहाँ अंडरलाइन की गई है। इस अंडरलाइन का इम्पोर्टेंस आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन में समझ में आएगा। अब एक बार रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ भी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी यही कहा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट रिफ्लेक्सिव में ओनली वर्ड नहीं है। दोनों ही आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट आइडेंटिटी में ओनली शब्द है, यानी आइडेंटिटी के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें एलिमेंट्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे ही जिनमें एलिमेंट्स सेम है, उनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनमें एलिमेंट सेम नहीं है। जैसे यहाँ हमारे पास सेट ए लिया गया है 1 2 3 और इसके ऑर्डर्ड पेयर आए हैं 1 1 2 2 3 3, क्योंकि यहाँ कंडीशन है ओनली की। लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में जाके देखते हैं, यहाँ भी सेट 1 2 3 है और रिलेशन में आ गए हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा आ गए हैं जिनमें एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है। हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है आर से, इट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग कर जाए आर से फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए। एग्जाम्पल से देखते हैं। एल पैरेलल है एम के, लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के, तो इस बात से ये मतलब निकाल सकते हैं हम कि एम भी पैरेलल होगा एल के। ये रिलेशन हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है, इस बात से अगर हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। अब कौन सी चीज़ सिमेट्रिक नहीं होगी, एक एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए रिलेशन डिफाइन कर लिया हमने, इज ए फैक्टर ऑफ, तो हम देखते हैं 2 फैक्टर है 4 का, लेकिन 4 फैक्टर नहीं है 2 का। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 4 तो बिलोंग करता है आर से, बट 4 2 बिलोंग नहीं करता है आर से। अब अगला रिलेशन है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कहता है? अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी बिलोंग करता है आर से, इट इम्प्लाइज
ए सी बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए। देखिए कैसे, यहां भी रिलेशन ले लेते हैं। इज फैक्टर ऑफ, 2 फैक्टर है 4 का, 4 फैक्टर है 8 का, तो 2 फैक्टर होगा 8 का। ये एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव रिलेशन का। दूसरा नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं, किस प्रकार से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास 3 लाइंस हैं L, M एंड N। पहला जो है L इज परपेंडिकुलर टू M, L परपेंडिकुलर है M पे, ठीक है, L परपेंडिकुलर है M पे। दूसरा रिलेशन है हमारे पास M परपेंडिकुलर है N पे, बट L एंड N आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वास्तव में L और N तो आपस में क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन का। नेक्स्ट रिलेशन है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी ए बिलोंग करता है आर से, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी फॉर ईच ए बी बिलोंगिंग टू ए। तो हम कहेंगे रिलेशन हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी ए दोनों ही रिलेशन आर से बिलोंग करते हो और इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकें कि ए इक्वल टू बी है, तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, x और y 2 रियल नंबर हैं। अगर x लेस देन इक्वल टू y है एंड y लेस देन इक्वल टू x है, तो x मस्ट बी इक्वल टू y। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन ऑन सेट A इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो तीनों की तीनों कंडीशन क्वालिफाई कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, वो रिलेशन आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन।